हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज आपके 12th क्लास का न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, जो आपका 35 नंबर चैप्टर है। तो इसको देखते हैं। मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने अभी तक नाम सुना होगा ग्रिगोर जोहन मेंडल या मेंडल के बारे में। तो जो मेंडल है इसको आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। क्या होती है आनुवंशिकी, किस लिए इसको जनक कहा जाता है, इन्होंने क्या क्या प्रयोग किए, किस पादप पर प्रयोग किए, तो वो सब हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, माता पिता के लक्षण जो संतानों में स्थानांतरित होते हैं उनको आनुवंशिक लक्षण बोला जाता है। और विज्ञान की वह शाखा जिसमें इन आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है उसे आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहा जाता है। तथा इन लक्षणों का सबसे पहले अध्ययन है वो मेंडल, ग्रिगोर जोहन मेंडल के द्वारा किया गया। इसलिए मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम परिभाषा लिखते हैं। माता पिता के, सबसे पहले हम परिभाषा लिख देंगे आनुवंशिकी। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होने वाले विज्ञान की वह शाखा जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने वाले लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। स्थानांतरित होने वाले लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकी कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट, आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाएगा? ग्रिगोर जोहन मेंडल। ग्रिगोर इनको दी गई उपाधि थी, ग्रिगोर जोहन मेंडल। ठीक है, नोट कर लीजिए यहां तक दोनों लाइन। अब देखिए, नेक्स्ट हम देखते हैं कि मेंडल ने आनुवंशिकता से अध्ययन किया और अपने नियम दे दिए थे 1866 ईस्वी में। लेकिन उस समय एक तो संचार व्यवस्था अच्छी नहीं थी, इन्होंने गणित रास्ता अपनाया था जो लोगों के लिए बिल्कुल नया था, इसलिए इनके प्रयोगों को दबा दिया गया। और सन 1900 में 3 वैज्ञानिकों ने वापस इनके नियमों की खोज की और 3 नियम दिए थे। तो मेंडल ने अपने प्रयोग करने के लिए जिस पादप का प्रयोग किया था वो था मटर। मटर पादप का उन्होंने प्रयोग किया था
और मटर को वैज्ञानिक भाषा में पाइसम सेटाइवम बोला जाता है। मेंडल ने मटर के पादप का उपयोग क्यों किया? क्योंकि एक तो मटर को किसी भी स्थान पर, छोटे स्थान पर उगाया जा सकता है, आप उसे गमले में उगा सकते हो, किसी छोटे स्थान पर उगा सकते हो। दूसरा, मेंडल के अंदर स्वपरागण भी करवाया जा सकता है और पर परागण भी, यानी एक ही पुष्प में अगर नर मादा जननांग और नर और मादा जननांग दोनों उपस्थित हो तो उस पौधे के अंदर स्वपरागण हो सकता है। और यदि आप एक भाग को काट दोगे और दूसरे पौधे के नर युग्मक या मादा युग्मक को लाओगे तो उसमें पर परागण भी हो सकता है। तो स्वपरागण और पर परागण उसी पौधे में हो सकता है जो उभयलिंगी होता है, यानी जो जिसमें दोनों लिंग उपस्थित हो। तो मटर में नर भी था और मादा वाला भाग भी था, इसलिए मटर का उसने उपयोग किया कि जब चाहे वो उसमें स्वपरागण करवा सके, जब चाहे पर परागण करवा सके। ठीक है। तीसरा, मेंडल को मटर के पौधे में कई विपरीत लक्षण दिखे, जैसे पौधे की लंबाई, फूल का रंग, फूल की स्थिति, फली का रंग, फली की आकृति, वो सब पॉइंट मेंडल को मटर को दिखे थे। और जो मटर का जीवन चक्र है वो छोटा होता है, यानी एक वर्ष में इसकी 2 से 3 जो पीढ़ी है हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर वो ऐसा पौधा लेता जिसकी पीढ़ी है वो कई सालों तक चलती, कई सालों तक उसका जीवन चक्र होता, तो मेंडल उसकी 2 से 3 पीढ़ियों को नहीं देख सकता था। तो ऐसे पौधे का चयन करना जरूरी था जिसका जीवन चक्र थोड़ा सा था और एक साल में कई पीढ़ियां हम देख सकते हो। तो ऐसा गुण किसमें था? मटर पौधे में था। तो ये कुछ ऐसे 4-5 कारण हैं मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चयन करने के, और आपको ये कारण सभी याद रखने हैं। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट हम नोट करते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन किया। फिर नेक्स्ट पॉइंट, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पाइसम सेटाइवम। नेक्स्ट पॉइंट, मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चयन करने के निम्न कारण थे। पहला कारण क्या था? मटर के पौधे को किसी भी छोटे स्थान पर भी उगाया जा सकता है। दूसरा कारण था मटर का पौधा उभयलिंगी होता है, यानी दोनों लिंग उपस्थित, दोनों लिंग नर मादा उपस्थित। मटर का पौधा उभयलिंगी होता है, अतः उसमें स्वपरागण तथा परपरागण दोनों करवाए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मटर के पौधे में 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण होते हैं। मटर के पौधे का जीवन काल
छोटा होता है, अतः उसमें एक वर्ष में, छोटा कितना होता है 4 महीने, अतः उसमें एक वर्ष में कई पीढ़ियां प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो ये कुछ मटर के पौधे के लक्षण थे जिसके कारण मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया। आपको पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चयन करने के क्या कारण थे, यानी ऐसे कौन से महत्वपूर्ण कारण थे मटर में जिसके कारण उन्होंने दूसरे पौधे का चयन ना करके मटर के पौधे का चयन किया। नोट कर लीजिए इन पॉइंट्स को। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद मैंने आपको ये जो एक लाइन बताई ना कि मटर के पौधे में 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण मिले। 7 जोड़ी यानी लक्षण टोटल कितने थे? 14 थे, लेकिन एक लक्षण को 2 प्रकार से निर्धारित किया गया था, एक प्रभावी और एक प्रभावी। यानी लक्षण तो कुल 7 ही थे, जैसे पौधे की लंबाई, लंबा पौधा, बोना पौधा, पौधे में फली का आकार, फूली हुई सिकुड़ी हुई, फली का रंग हरी और पीली, बीज का आकार झुर्रीदार गोल, और बीज पत्र का रंग होता है वो पीला हरा, जो पुष्प की स्थिति होती है कक्षीय, अग्रस्त या शीर्षस्थ। तो इस प्रकार लक्षण 7 ही थे, लेकिन वो एक एक जोड़ी के रूप में थे। एक लक्षण जो पीछे पीढ़ी से आगे वाली पीढ़ी में स्थानांतरित होता है उसको प्रभावी लक्षण बोला जाता है, जो हर पीढ़ी में प्रकट नहीं होता उसको अप्रभावी लक्षण बोला जाता है। तो हम देखते हैं 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को। पहले हम देखते हैं प्रभावी और अप्रभावी लक्षण किसे कहा जाता है। वह लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रकट होता है, प्रभावी लक्षण कहलाता है। अगला पॉइंट, अप्रभावी लक्षण वह लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रकट नहीं होता, अर्थात अपनी समयुग्मजी अवस्था में ही
प्रकट हो अप्रभावी लक्षण कहलाता है। देखिए वो लक्षण जो हर पीढ़ी में प्रकट हो, जैसे एक पौधे का लक्षण होता है लंबापन, एक होता है बोनापन। अब लंबापन लक्षण हर पीढ़ी में प्रकट होगा। देखिए लंबे को प्रकट करने के लिए कैपिटल टी का यूज करते हैं और बोने को प्रकट करने के लिए स्मॉल टी का यूज करते हैं। अब अगर इनका संकरण करवाए तो अगली पीढ़ी में दोनों टी आ गए, लेकिन बाहर से दिखने पर यह पौधा कैसा था? लंबा। यानी जो जीन थे वो उसमें बोनेपन वाले भी थे, फिर भी पौधा बाहर से लंबा क्यों दिखाई दिया? क्योंकि ये लक्षण लंबापन था प्रभावी और ये था अप्रभावी। यानी इस प्रभावी वाले ने अप्रभावी को दबा दिया, इस लंबेपन वाले लक्षण ने बोनेपन वाले को दबा दिया। तो जो दब जाए वो होता है अप्रभावी, जो आगे निखर जाए वो होता है प्रभावी। ठीक है। अब मैंने बोला कि ये अपनी समयुग्मजीय अवस्था, ये पौधा बाहर से बोना कब दिखाई देगा? जब दोनों ही जीन कैसे होंगे? बोनेपन के। और इस प्रकार की अवस्था को बोला जाता है समयुग्मजी, और ये होता है विषमयुग्मजी। तो अब तो इसको बोनापन का दिखना ही है, क्योंकि इसको दबाने वाला साथ में लंबेपन का लक्षण नहीं है। तो वो लक्षण जो हर पीढ़ी में दिखाई दे, अपनी विषम युग्म की अवस्था में भी दिखाई दे, उन लक्षणों को बोला जाता है प्रभावी लक्षण। और जो अपनी सिर्फ समयुग्म की अवस्था में दिखाई दे उसको बोला जाता है अप्रभावी लक्षण। नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं मेंडल के 7 विप्रयासी लक्षणों को। उनमें से प्रत्येक में एक तो होगा प्रभावी जो हर पीढ़ी में दिखाई देगा, एक होगा अप्रभावी जो प्रभावी से दब जाता है। जैसे पौधे की लंबाई, लंबापन और बोनापन लंबा लक्षण है वो प्रभावी है, जो विषम युग्मजीय अवस्था में भी अपना लक्षण दिखाई देगा। और समयुग्म की में तो ये लंबा दिखेगा ही, लेकिन बोनापन सिर्फ किस में दिखाई देगा? विषम युग्मजीय अवस्था के अंदर। नोट कर लीजिए पॉइंट को। तो अब हम देखते हैं मेंडल ने 7 जोड़ी विप्रयासी लक्षण कौन कौन से दिए थे। लक्षण जिसमें एक होगा प्रभावी और एक होगा अप्रभावी।
सबसे पहला लक्षण था पौधे की लंबाई, दूसरा था पुष्प की स्थिति, फली का आकार, फली का रंग, बीज की आकृति, बीज पत्र का रंग, और एक था पुष्प का रंग। ठीक है, इनमें एक था प्रभावी और एक था अप्रभावी। तो पौधे के लंबे प्रभावी लक्षण कौन सा था? लंबापन। और अप्रभावी कौन सा था? बौनापन। उसी प्रकार पुष्प की स्थिति थी कक्षीय और अप्रभावी था शीर्षस्थ। अगर टॉप पर लगा हुआ है तो वो अप्रभावी लक्षण है, वो हर पीढ़ी में नहीं दिखेगा, और कक्षाओं में पार्श्व में लगा हुआ है तो हर पीढ़ी में दिखेगा। फली का आकार, फूली हुई फली है मटर की तो वो कैसी है? प्रभावी है, और अगर सिकुड़ी हुई है तो वो अप्रभावी है। फिर फली का रंग हम देखते हैं, मटर का बढ़िया रंग कौन सा होता है? हरा या पीला? हरा रंग। तो फली का रंग हरा था प्रभावी और पीला था अप्रभावी। बीज की आकृति, अगर बीज गोल थे तो प्रभावी, और अगर झुर्रीदार थे तो अप्रभावी। बीज पत्र का रंग अगर पीला था तो प्रभावी था, और हरा था तो अप्रभावी था। पुष्प का रंग अगर बैंगनी था तो प्रभावी था, और सफेद था तो अप्रभावी था। ठीक है, इस प्रकार 7 जोड़ी लक्षण दिए गए। ठीक है, नोट कर लीजिए इन पॉइंट्स को। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है वो आपके बुक में चेंज करके दिया हुआ है, तो ध्यान रखना, वो पुष्प का रंग होता है, और रंग भी चेंज लिख लेना, बैंगनी और सफेद। अब देखिए, ये जो पौधे के लक्षण थे जिसमें आपको ध्यान रखना है प्रभावी कौन से थे और अप्रभावी कौन से थे, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फली का कौन सा रंग है वो प्रभावी था, कौन सा रंग अप्रभावी था, या फली का कौन सा आकार प्रभावी था, कौन सा अप्रभावी था, पुष्प का कौन सा रंग, पुष्प की स्थिति, पुष्प का आकार, वो सब आपको ध्यान में रखना है, पूरी टेबल याद करनी है आपको। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि मेंडल ने देखा कि मटर में स्वपरागण भी हो सकता है और पर परागण भी हो सकता है, लेकिन मेंडल चाहते थे कि वो कभी कभी पौधे के अंदर क्या करवाए, पर परागण करवाए, यानी एक ही पुष्प के
नर और मादा युग्मक को ना मिलाया जाए, बाकी अलग अलग पुष्प को मिलाया जाए। लेकिन मटर का पौधा तो उभयलिंगी होता है, यानी उसमें नर और मादा दोनों होते हैं। तो फिर इसका क्या उपाय किया जाए? तो इसका उपाय करने के लिए उन्होंने क्या किया, जो मादा वाला पार्ट था, जो नर वाला पार्ट था, उसको हटा दिया, यानी जो पुंकेसर थे पुष्प के उनको काट कर अलग कर दिया, और इस विधि को बोला गया विपुंसन। फिर उन्होंने देखा कि कोई मेरे को मनचाहा परागकण लाकर उस वर्तिकाग्र पर डालना है, ऐसा ना हो कि अगर पुष्प को खुला रखा जाए तो कोई भी परागकण आकर उस पर गिर जाए, तो इससे बचाना भी जरूरी था। इसलिए उन्होंने उस पुष्प को पहले तो पुंकेसर को काटकर हटा दिया, और फिर जो पुष्प में वर्तिकाग्र थी, मादा जननांग था, उसको उन्होंने एक थैली से ढक दिया, जिसको क्या बोला जाता है, थैलीकरण। तो मेंडल ने स्व परागण को रोकने के लिए दो काम किए। एक तो पहला काम विपुंसन, यानी नर युग्मकों को, पुंकेसरों को हटा दिया, और दूसरा प्रोसेस क्या, थैलीकरण, यानी वर्तिकाग्र को अवांछित परागणों से बचाने के लिए थैली से ढक दिया। तो ये प्रोसेस दोनों इंपॉर्टेंट, आपको पूछा जा सकता है कि मेंडल ने मटर के पौधे में स्वपरागण हो सकता था, क्योंकि दोनों नर और मादा युग्मक पास में थे, वो मिलते तो स्वपरागण हो जाता। तो मेंडल ने स्वपरागण को रोकने के लिए क्या उपाय किए? तो देखिए दोनों उपाय मेंडल द्वारा स्वपरागण को रोकने हेतु निम्न उपाय किए गए। स्वपरागणी होता है क्योंकि मटर का पौधा होता है वो कैसा होता है, उभयलिंगी होता है, ठीक है। तो पहला उपाय उन्होंने क्या किया, विपुंसन, यानी जैसे देखिए ये मटर का पौधा है, इसके अंदर ये भाग कहलाएगा वर्तिकाग्र, और इसके पास में क्या उपस्थित है, पुंकेसर उपस्थित है, और उनके अंदर क्या होते हैं, परागकण होते हैं। पुंकेसर में उपस्थित परागकण क्या कहलाते हैं, नर युग्मक, और वर्तिकाग्र है वो मादा जनन अंग है, जिसमें नीचे अंडा उपस्थित रहता है, ये है मादा जनन अंग, और ये है नर जनन अंग। अगर मेंडल इनमें कुछ चेंज नहीं करता तो इसमें क्या होता, स्वपरागण होता। ये नर युग्मक यहां से निकलकर इसमें चले जाते और इसमें अंडे में मिलकर क्या निर्माण हो जाता, युग्मनज का निर्माण हो जाता। लेकिन मेंडल ऐसा नहीं चाहते थे। मेंडल चाहते थे कि ये नर युग्मक यहां पर नहीं आए, कोई अपनी इच्छा अनुसार वो दूसरे नर युग्मकों को लाना चाहता था। तो इसके लिए मेंडल ने क्या किया, इनको हटा दिया, इनको हटा दिया। अब इनको हटा दिया तो सिर्फ क्या रह गया, वर्तिकाग्र रह गया, और इसमें क्या है, मादा युग्मक है। अब अगर मेंडल ने नर युग्मकों को तो हटा दिया, अगर वो इसको खुला छोड़ता तो कोई भी परागकण आकर इस पर गिर जाते और परागण कर लेते। वो होता तो पर परागण, लेकिन मेंडल की इच्छा से नहीं होता। मेंडल चाहता था कि मेरी इच्छा के अनुसार जिस पौधे के परागकणों को मैं यहाँ लाना चाहता हूं वो आने चाहिए, दूसरे नहीं आने चाहिए। तो इससे बचाव के लिए मेंडल ने क्या किया, इस वर्तिकाग्र को एक थैली से ढक दिया, इस थैली से ढक दिया, और इसको क्या बोला जाता है, थैलीकरण। आया समझ में प्रोसेस? तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं वापस विपुंसन। ध्यान रखना, विपुंसन प्रक्रिया स्वपरागण को रोकने के लिए की गई, और पर जो आपके थैलीकरण प्रक्रिया वो अवांछित पर परागण को रोकने के लिए की गई। तो देखिए मटर के उभयलिंगी पुष्प में से पुंकेसरों को काटकर हटा देना विपुंसन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हम यहां पे बना देते हैं। ये है वर्तिकाग्र, मादा जननांग,
ये है पुंकेसर, नर जनन अंग। तो इसके लिए मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने इनको काट कर हटा दिया। ये क्या रहा, सिर्फ वर्तिकाग्र। और ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, विपुंसन। और इसके साथ एक पॉइंट और लिख लेना, विपुंसन प्रक्रिया के द्वारा स्वपरागण को, परपरागण, स्वपरागण को रोका जा सकता है। स्वपरागण को रोकने हेतु विपुंसन प्रक्रिया की गई। ठीक है, नोट कर लीजिए पॉइंट। फिर आगे हम देखते हैं थैलीकरण प्रक्रिया। इसमें क्या किया जाएगा, वर्तिकाग्र को अवांछित परागकणों से बचाने के लिए एक थैली से ढक देना क्या कहलाता है, थैलीकरण। तो लिखिए, वर्तिकाग्र को अवांछित परागकणों से बचाने हेतु थैली से ढक देना थैलीकरण कहलाता है। और थैलीकरण के द्वारा कौन सी प्रक्रिया को रोका जा सकता है, थैलीकरण प्रक्रिया के द्वारा परपरागण को रोका जा सकता है। थैलीकरण द्वारा परपरागण को रोका जा सकता है। नोट कर लीजिए पॉइंट। ठीक है, ये दोनों पॉइंट नोट कीजिए, थैलीकरण वाले। नेक्स्ट देखिए, मेंडल ने जो मटर के पौधे पर प्रयोग किए और उन प्रयोगों से निष्कर्ष निकालकर मेंडल ने 3 नियम दिए थे। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम या उसे शुद्ध युग्मकों का नियम भी कहते हैं, और तीसरा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेंडल ने जो पहला और दूसरा नियम दिया यानी प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, उन नियमों को देने के लिए मेंडल ने पौधे के सिर्फ एक ही लक्षण पर अध्ययन किया था, पौधे की लंबाई। तो जब कोई प्रयोग एक लक्षण को लेकर किया जाता है तो उसे एक संकर संकरण कहा जाता है। तो ध्यान रखना, मेंडल का पहला और दूसरा नियम एकल संकर संकरण पर आधारित है। और जो मेंडल ने तीसरा नियम दिया था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, उसमें उसने पौधे के 2 लक्षणों को लिया था, बीज का रंग और बीज की आकृति, यानी गोल है या झुर्रीदार है, या जो आपके बीज है वो पीले है या हरे हैं। तो 2 लक्षणों को लेकर जब कोई अध्ययन किया जाता है तो उसे द्विसंकर संकरण कहा जाता है। और मेंडल का तीसरा नियम किस संकरण पर आधारित है, द्विसंकर संकरण पर। तो आगे पहले परिभाषा लिखते हैं, एकल संकर संकरण
जब कोई एक लक्षण लेकर अध्ययन किया जाए, तो इसे एकल संकर संकरण कहते हैं। ठीक है, फिर आता है द्विसंकर संकरण। जब कोई दो लक्षण लेकर अध्ययन किया जाए तो इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। ठीक है, एक लक्षण को लेकर अगर अध्ययन किया जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? एकल संकर संकरण। और जब दो लक्षण लेकर अध्ययन किया जाए तो उसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है द्विसंकर संकरण। ठीक है, नोट कर लीजिए दोनों पॉइंट। तो मेंडल का जो पहला और दूसरा नियम था उसमें मेंडल ने एक ही लक्षण को लिया था, इसलिए ध्यान रखना मेंडल का पहला और दूसरा नियम एकल संकर संकरण पर आधारित है, जबकि जो मेंडल का तीसरा नियम है वो द्विसंकर संकरण पर आधारित है। यानी उसमें मेंडल ने है वो दो लक्षणों को लेकर अध्ययन किया था। नोट कर लीजिए दोनों परिभाषाएं। तो इसके बाद तीनों नियम नोट कर लेना मेंडल के। मेंडल के द्वारा दिए गए 3 नियम। पहला था प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम और तीसरा स्वतंत्र अप्यूहन का नियम। जिसमें से पहला और दूसरा नियम में एक एक लक्षणों को लेकर अध्ययन किया था, इसलिए पहला और दूसरा नियम किस पर आधारित है? एकल संकर संकरण पर आधारित या एक संकर संकरण पर आधारित। अर्थात इनमें सिर्फ पौधे के लंबेपन के लक्षण को, पौधे की लंबाई के लक्षणों पर क्या किया गया था? अध्ययन किया था। जबकि जो तीसरा नियम था स्वतंत्र अप्यूहन का नियम, इसमें दो लक्षणों को लेकर अध्ययन किया था, बीज का रंग और बीज की आकृति, इसलिए यह द्विसंकर संकरण पर आधारित है। ठीक है, नोट कर लीजिए दोनों पॉइंट।
तो यहां तक हमने मेंडल के नियम, सामान्य परिचय, जो विपर्यासी लक्षण है उनके बारे में देखा। तो यहां तक ही थी अपनी क्लास स्टूडेंट्स। बाकी जो नेक्स्ट आपके तीनों नियमों को विस्तार से, इनका फिनोटाइप, जीनोटाइप अनुपात है, वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यहां तक ही थी अपनी क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।